नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। बदलते मौसम और मच्छरों के प्रकोप से प्रदेश भर में वायरल फीवर के साथ ही डेंगू चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग हर घर में कोई ना कोई बीमार है। डॉक्टर की जांच कराने की सलाह डॉक्टर लगातार मरीजों को दे रहे हैं। स्थिति ये है कि डेंगू की रिपोर्ट के लिए लोगों को 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे लोगों का समय से इलाज भी नहीं शुरू हो पा रहा है और इससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें वाराणसी जिले की, तो सरकारी अस्पतालों में डेंगू वार्ड से लेकर अन्य वार्डों तक मरीजों से भरे पड़े हैं। मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा जिला अस्पताल में जहां अगस्त महीने में 1000 से 1200 मरीज पहुंचते थे, वहीं सितंबर के पहले सप्ताह से वर्तमान समय तक ये संख्या करीब बढ़कर 1500 से 1700 पहुंच चुकी है। शास्त्रीय अस्पताल रामनगर में भी हर दिन 1000 से 1200 मरीज आ रहे हैं और इसमें आधे से अधिक वायरल फीवर और डेंगू से ग्रसित हैं। जिले में केवल दीनदयाल अस्पताल और बीएचयू में ही डेंगू के सैंपल की जांच की सुविधाएं हैं और इसमें दीनदयाल अस्पताल में हर दिन 500 से अधिक सैंपल आ रहे हैं। आईएमएस बीएचयू के माइक्रोबायोलॉजी लैब में भी हर दिन 200 से ज़्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं। क्या ऐसी व्यवस्था से स्वास्थ्य विभाग वायरल फीवर और डेंगू पर अंकुश लगा पाने में कामयाब हो पाएगा? आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन सवाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए लगातार डेंगू चिकनगुनिया और वायरल फीवर के जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर लगातार अस्पतालों में ये संख्या बढ़ती जा रही है और अस्पतालों में मरीजों की भरमार है। और यहाँ पर क्योंकि जांच रिपोर्ट आने में इतना वक्त लग जाता है कि समय रहते ना तो इलाज शुरू हो पाता है और इसी के चलते कई बार ये जो वायरल फीवर है ये जानलेवा साबित हो जाता है। और इन्हीं अव्यवस्थाओं को लेकर और लगातार बढ़ रहे वायरल इन्फेक्शन को लेकर हम जनहित में आज चर्चा करेंगे और एक अवेयरनेस के लिहाज से भी इस मुद्दे को उठाया गया है। स्वास्थ्य प्रबंधन की व्यवस्थाओं को लेकर तो सवाल लगातार उठाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं ऐसी बीमारियों से बचने के लिए, तो डॉक्टर से हम डिस्कशन भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे और दर्शकों की राय भी ऐसे मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ डॉक्टर का पैनल भी मौजूद होगा। आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जुड़ चुके हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राजीव जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चिकनगुनिया डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है अस्पतालों में, क्योंकि रिपोर्ट आने में इतना वक्त लग जाता है कि समय रहते इलाज की शुरुआत नहीं हो पाती है। टाइम पर अगर शुरू हो इलाज तो मुझे लगता है फिर भी इन आंकड़ों में कमी देखने को मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल बात ठीक है आपकी कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि डेंगू के मरीज या जो आजकल वायरल फीवर हो रहा है उसकी दवा की शुरुआत पेशेंट थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे वायरल फीवर, बहुत सारी डिजीज के सिम्टम्स जो है ऑलमोस्ट सेम है। फीवर आना, खांसी होना, जुकाम हो जाना, और ये नहीं मालूम पड़ता किस समय हमें डॉक्टर के पास जाना है, कब हमें हॉस्पिटलाइज होना है। अमूमन हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग दवा की दुकान में जाकर के जो सिम्टम्स होते हैं उनकी दवा ले जाते हैं, और अक्सर हमने देखा है कि हम लोग काफी लेट हो चुके होते हैं। तो जरूरी है कि 1 या 2 दिन देख लीजिए, जो आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं, जो साधारण मेडिसिन है जैसे कैलपॉल है या कोई पेन किलर है, उसको या कोई एंटीबायोटिक से नहीं ठीक हो रहा है, या घर के जो ट्रीटमेंट होता है वो करा उसके बावजूद नहीं ठीक होता, तो बेहतर ये है कि डॉक्टर के पास जाएं, एक ब्लड टेस्ट करवा लें। जैसा डेंगू में होता है कि अक्सर हमारा जो प्लेटलेट है वो गिरने लगता है, टोटल काउंट गिरने लग जाता है, और ये बहुत जरूरी है कि हमें इस समय डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि डेंगू है, चिकनगुनिया है, कि इन्फ्लुएंजा है, कि और कोई वायरल इन्फेक्शन है या मलेरिया भी है। तो आजकल जो हम लोगों का देखा गया है, जो रुके हुए पानी के बाद में जो मच्छर है, मच्छर से होने वाले जो वायरल इन्फेक्शन है, मच्छर जो एक आदमी को काट करके, एक पर्सन को काट के दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं, वो वेक्टर कहलाते हैं। उसके द्वारा जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे लिए एक घातक हो सकता है। तो बेहतर है
कि हम लोग इसको आइडेंटिफाई करें कि ये सीजन जो बिल्कुल। अभी होता है दिवाली के आसपास, दशहरे के आसपास, एलर्जी भी होती है, अस्थमा के भी हम्म। अटैक होते हैं, सीओपीडी के अटैक होते हैं, और साथ बिल्कुल। में वायरल एक इन्फेक्शन और तो कोई मौसम में बदलाव इन्फेक्शन। होने की वजह से भी कई बार हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उन चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाता है। इम्यूनिटी को और कितना स्ट्रांग करने की ज़रूरत होगी, आगे इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अशांक एरन जी भी जुड़ चुके हैं, आईएपी के प्रेसिडेंट है। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर अशांक एरन जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए जिस तरीके से अभी कई जगहों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई, चाहे हम लखनऊ का जिक्र करें, रायबरेली का जिक्र करें, पूरे प्रदेश स्तर पर देखा जाए चिकुनगुनिया, मलेरिया, डेंगू के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जो आंकड़े के आधार पर अगर बात की जाए, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और कई जगहों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां पर यह स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है स्वास्थ्य प्रबंधन की तरफ से कि ये आखिर डेंगू है या फिर ये कोई और वायरल इन्फेक्शन है, और इसकी वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है मैम। ये एक्चुअली जो ये वायरल फीवर्स होते हैं, जी। तो मलेरिया तो इस सीजन में इतना अभी नहीं जोर शोर से चल रहा है, लेकिन मलेरिया के अलावा जो बाकी आपने बताए हैं, चिकनगुनिया और डेंगी और वायरल फीवर, ये अभी बहुत तेजी से फैल रहे हैं। और इनमें ना वायरल फीवर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ज्यादातर वायरल फीवर्स के सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, इनके लक्षण एक जैसे होते हैं। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उसका कारण ये है कि एक तो चलिए डेंगी और चिकनगुनिया, इनके तो टेस्ट अवेलेबल हैं, और कई वायरल फीवर ऐसे होते हैं, वायरस बहुत सारे होते हैं, और इन्फ्लुएंजा वायरस और बहुत सारे सीजनल वायरस होते हैं। तो इन सब वायरसेस के टेस्ट हर किसी वायरस के अवेलेबल भी नहीं होते, और जिनके अवेलेबल होते हैं वो कुछ सिलेक्टेड लैब्स में अवेलेबल होते हैं और कॉमनली उनको नहीं यूज किया जाता। जी। तो जब कभी ऐसा हो जाए कि कुछ वायरल फीवर्स बहुत तेजी से फैलने लगे, और वो अपने जैसे कि आपने देखा था, कोरोना भी एक तरह का वायरल फीवर ही था, बिल्कुल। तो वो बहुत तेजी से फैलने लगे या अपने थोड़ा सा सिक होने लगे उसकी वजह से, तो उस समय थोड़ी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लस इसमें थोड़ा सा फैक्टर ये है कि डेंगी और चिकनगुनिया या कोई भी डिजीज हो, उसका कोई भी जो टेस्ट है वो 100% आप नहीं कह सकते स्पेसिफिक या सेंसिटिव है, उसकी कमियां होती हैं। अगर वो टेस्ट नेगेटिव भी आ रहा है तो आप 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं बोल सकते कि ये डेंगी नहीं होगा, अब तो टेस्ट नेगेटिव आ गया है। दूसरी बात, उसमें ये भी होता है कि पहले 9 दिन में अगर नेगेटिव आ गया, उसके बाद आईजीएम फिर पॉजिटिव आ जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि मतलब ये बहुत इतना स्ट्रेट अवे मैथ्स की तरह नहीं है यस या नो, तो इसलिए इनको डायग्नोज करने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। तो कुल मिला के सिम्टम्स एक जैसे हैं, लक्षण एक जैसे हैं, उसके बाद अब बीमार भी वैसे ही पड़ रहे हैं। कई केसेस में नेगेटिव आ रहा है डेंगी और चिकनगुनिया, तो फिर वो क्या हो सकता है, क्या कोई और वायरल है या डेंगी ही है जो कि टेस्ट में नेगेटिव आ रहा है, इसलिए इसका थोड़ा सा पता लगाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सब का ट्रीटमेंट तो एक ही है, इलाज तो लगभग एक जैसा ही है, और उसमें हमें क्या सावधानियां बरतनी है, क्या खतरे हैं उसके, वो तो बिल्कुल आगे सावधानी को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। दर्शकों की राय भी ऐसे मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। देखा जाए जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, और इसको लेकर स्वास्थ्य प्रबंधन को भी थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। देखा जाए तो जो स्वास्थ्य प्रबंधन है उसकी तरफ से भी कई बार लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आ जाती हैं, और फिर सवाल खड़े होते हैं, और ऐसे में जिम्मेदार अपनी जवाबदेही से बचते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, अगर देखा जाए अभी रायबरेली और राजधानी से एक दो तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जहां पर कोरोना की भी पुष्टि हुई है। जांच में ये स्पष्ट हुआ कि कोरोना है, तो एक बार फिर से लोगों के जहन में ये डर सताने लगा कि कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी। तो क्या वाकई ये सिम्टम्स जो सामने आ रहे हैं, इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी? देखिए, कोरोना ने फिर से दस्तक दी है या नहीं दी है, एक अलग इशू है। कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है, ये आता जाता है, कभी गया ही नहीं है। कुछ न कुछ उसके सिम्टम्स आते बाद होते हैं। अमूमन फर्क इतना है
कि हमारे पास वैक्सीनेट हो चुके हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, जो थोड़े से कफ एंड कोल्ड के जो सिम्टम्स है उसमें ही कोरोना कभी आता है और चला जाता है, और अगर हमने टेस्ट नहीं कराया तो हमें मालूम नहीं पड़ता है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो गई है। लेकिन कभी कभी 1 या 2% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि वो रिस्पिरेटरी मतलब तंत्र आपका इन्वॉल्व हो जाता है, लंग इन्वॉल्व हो जाते हैं, निमोनिया हो जाता है और हमें आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। क्योंकि इस समय ये सीजन एक ऐसा सीजन है जिस समय वायरल मल्टीप्लिकेशन होता है, चाहे वो कोविड का हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो या और भी वायरल इन्फेक्शन होता है। उसमें आप ये मान के चलिए कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ इसके कोविड के इन्फेक्शन आते हैं और वो चले जाते हैं, तो इसके सिम्टम्स सेम होते हैं। लेकिन अगर कोई भी फीवर परसिस्ट कर रहा है या फिर हमारे लंग को इन्वॉल्वमेंट है, एक्सरे में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, सीटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अगर हमने सीटी की सुविधा नहीं भी है लेकिन हमारा जो ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर में 95 96 था, वो घट करके रीच के अंदर ही है, लेकिन 2 डिजिट कम हो गया है, 94 आ गया है या 92 आ गया है, तो हमें देखने की जरूरत है कि क्या हमें कोई लंग का इन्वॉल्वमेंट ऐसा तो नहीं हो रहा है, वो कोई भी कारण, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है जिसमें हमें हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत या ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है। लेकिन अगर वो 90 से भी कम जा रहा है तो डेफिनेटली हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है और उनको दिखाने की जरूरत होती है। तो कोविड वायरल है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, आरएनए वायरस है, ये आ रहा है जैसे और वायरल इन्फेक्शन है, ये वैसे भी आ रहा है, लेकिन अब वो चीज नहीं है कि जिसमें हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की या बहुत टेंशन करने की जरूरत है। तो कोविड ने फिर से दस्तक दी है, वो डिफरेंट फॉर्म पे अगर आप देखें तो हर महीने किसी न किसी फॉर्म पे किसी न किसी नाम से आता जाता रहता है। अभी 1 महीने पहले यूके में काफी केसेस मिले, 40 केसेस मिले थे, उसके साथ में यूएस में भी कुछ केसेस मिले थे, हमारे इंडिया में कुछ पार्ट में, साउथ इंडिया में कुछ ऐसे केसेस मिले थे, और उसके साथ में कुछ और भी केसेस हम लोग के वायरल इन्फेक्शन के मिले थे। तो है, परेशानी है, लेकिन हमें सजग रहने की जरूरत है। अगर ये डिजीज बढ़ रही है, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं डेंगू की या कोई और इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं जो कि हमारे मॉस्किटो से हो रहा है, तो मॉस्किटो से बचने की जरूरत है। अगर कोई इन्फेक्शन हमारे वायरस से हो रहा है, लंग्स से हो रहा है, तो हमें खांसी के द्वारा जैसे कोविड के नॉर्म्स हमें फॉलो करने की जरूरत है। अगर एक ही एरिया में 5, 10, 12 केसेस एक साथ मिल रहे हैं, बल्क में क्लस्टर ऑफ पेशेंट से वो स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, हमें मास्क का उपयोग करना है, हमें 1-1, 2-2 घंटे में कहीं प्लेस चेंज करने पे हाथ को धो के चलना है, घर के अंदर आने से पहले जूतों को उतार कर आना है। तो वो सारी चीजें जो हम भूल से गए हैं उनको फॉलो करने के, तो वो इन्फेक्शन की शील्ड जो एक की जगह दूसरी जगह फैल रही है, उसकी कॉन्टिन्यूएशन को हमें ब्रेक कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये एहतियात बढ़ती जाती है तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक इन आंकड़ों में ज़रूर कमी देखने को मिलेगी। और एक अहम और इम्पोर्टेंट बात जिस बात का जिक्र किया डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी ने कि एक टाइम होता है, आपको देखना होगा कि हाँ अब कंडीशन कैसी है, फिजिकली आप कैसा फील कर रहे हो, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर को एक टाइम पर आकर दिखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है, ना कि आप डॉक्टर खुद से बने। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, सुरेश अवस्थी हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सुरेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो राय साझा कर सकते हैं। चलिए, मुझे लग रहा है संपर्क टूट गया है, अगर वापस से दर्शक जुड़ेंगे तो ज़रूर राय साझा करेंगे। डॉक्टर अशांक एरन जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अशांक एरन जी, जैसे जैसे समय में बदलाव कहें या मौसम का बदलाव, और इस बदलाव के साथ साथ इंसान की दिनचर्या में बदलाव, और इसका जो असर है वो आमतौर पर इंसानी जीवन में देखने को मिल रहा है, और अब जो बीमारियां हैं वो भी बेहद ज़िद्दी होती जा रही हैं। एक वक्त था कि अगर आपको कोल्ड हुआ, फीवर आया, तो नॉर्मली आपने प्रिकॉशंस लिए और आप ठीक हो गए, लेकिन अब आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है, आपको एडमिट होना पड़ जाता है, और इसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं रह जाती कि आप ठीक हो जाएंगे। जी, अब आपकी बात सही है, लेकिन ये तो अगर आप देखें तो ये तो थोड़ा सा हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि कोई भी चीज़ है, अगर जैसे इसमें अगर किसी एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन होता है कि अगर आपके ऊपर, जैसे हम बीमारियों के लिए कुछ दवाएं यूज करते हैं, तो वो जो जीव जंतु बने हैं वो भी तो नेचर पार्ट है,
तो नेचर ने उनको बनाया है तो वो भी अपना प्रोटेक्शन देखेंगे। हम लोग ह्यूमंस थोड़े से डेवलप्ड हैं तो हम उनको और अच्छे दिमाग से सोच के कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन नेचर ने उनको भी कुछ तंत्र दिए हैं अपने बचाव के लिए। तो वो लोग उनमें से जो सबसे स्ट्रांग होते हैं वही बचते जाते हैं, और वो अपने अंदर जीन्स में चेंज जी लाके ऐसी ऐसी फॉर्म में अपने आप को डेवलप करते जाते हैं। ये एक एवर गोइंग प्रोसेस है और ये चलता ही रहेगा। वो उस तरह अपने आप को प्रेजेंट करने लगते हैं, नहीं तो वो एलिमिनेट ही हो जाएंगे इस यूनिवर्स से। तो ये बिल्कुल। एक तरफ तो ये एवर गोइंग प्रोसेस है, और दूसरी तरफ ह्यूमंस कुछ गलतियां करते हैं। हम लोग पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, हम लोग जो मतलब नेचर के अगेंस्ट जाके काम करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, या अपनी दिनचर्या प्रॉपर नहीं रखते, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं, अपने अंदर कमजोरी डेवलप करते हैं, या नेचर से छेड़छाड़ करके हम किसी टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म को या बीमारी को पलने के लिए हम मौका देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये इसका एक इंटरप्ले होता है, और खुद वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या बीमारी है वो अपने आप को डेवलप कर रही है। उसके ऊपर से आप ये समझ लीजिए सबसे बड़ा इसमें अगर हम लोगों को सीख लेनी चाहिए तो मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स से लेनी चाहिए। हाँ जी। आप ये समझिए कि अगर आप हिंदुस्तान देखें तो हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें कि सबसे जितनी भी एंटीबायोटिक्स पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, सब बहुत आराम से मार्केट में खुले में मिल जाती हैं। आप बाकी कंट्रीज में जाएंगे, डेवलप्ड कंट्रीज में, तो जो एंटीबायोटिक्स जो रीसेंट एंटीबायोटिक्स हैं जिनको अभी ऑर्गेनिज्म को हमने एक्सपोज नहीं किया है, और वो एंटीबायोटिक्स बिल्कुल रिजर्व में रखी जाती हैं कि अगर कोई और दवा नहीं काम करेगी तब इस दवा को हम देंगे। जबकि इंडिया में क्या है, वो ओवर द काउंटर अवेलेबल है। वो एक गांव का झोला छाप जो है वो अपने यहाँ रख के और पेशेंट को बिना किसी रीजन के लगा के भेज सकता है। बिल्कुल। लेकिन एंटीबायोटिक मुझे लगता है ये कंपलसरी हो गया है। अगर आपको कोई पेशेंट को अगर डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट कर रहा है तो मुझे लगता है एंटीबायोटिक बहुत कंपलसरी हो गया है। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम इस समय डेंगू और चिकनगुनिया की बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखें तो डेंगू और चिकनगुनिया के इलाज में एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है। अगर आप देखें ये वायरल इन्फेक्शन है, कोरोना था, कोरोना में भी उसके इलाज में भी एंटीबायोटिक्स का ज्यादा रोल नहीं था। ठीक है, आगे इस पर भी बात करेंगे। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टरों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी होती है, स्वास्थ्य मंत्री की भी जिम्मेदारी होती है। कहीं किसी प्रकार की गंदगी ना हो, नाली बजा रही है, कूड़े के ढेर है, लोग निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, राहगीर निकल रहे हैं, उसमें बीमारियां शरीर के अंदर जा रही है। तो इसमें महापौर की जिम्मेदारी, नगर आयुक्त की जिम्मेदारी बनती है साफ सफाई पे विशेष ध्यान दें, और नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी बनती है जो अपने आप को बचा के दें। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। स्वास्थ्य प्रबंधन की भी एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी है। और दूसरा जो हमारे दर्शक ने कहा कि महापौर, नगर निगम का एक लचीला जो रवैया है वो सामने आता है, और यही वजह है कि जब हमारे आसपास साफ सफाई नहीं रहेगी तो हम कैसे एक शुद्ध वातावरण की परिकल्पना कर सकते हैं, क्योंकि एक बेहतर एटमॉस्फेयर में रहेंगे तभी हम फिजिकली फिट रहेंगे। और अगर अपने आप को फिट रखना है, अपने घर के अंदर साफ सफाई आप रखेंगे, लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे तो चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा होता है, तो सवाल उठता है सरकार की स्वच्छता योजना को लेकर। हालांकि स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही भरी तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं, जिसको लेकर हम चर्चा करते हैं, और अवेयरनेस के लिहाज से भी जनहित में जो ये मुद्दा उठाया गया वो बेहद अहम है। दर्शकों की राय भी बेहद अहम है इस मामले को लेकर। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, अगर देखा जाए इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कुछ कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है ताकि इस तरीके की बीमारियों से अपने आप को बचाया जा सके? और साथ ही जैसा कि एंटीबायोटिक का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर शांग कैरन जी, कह रहे थे कि कंपलसरी नहीं होता, तो क्या वाकई ऐसा है? डेंगू चिकुनगुनिया के ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक कंपलसरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब ने कहा है कि एंटीबायोटिक का तभी उपयोग करना चाहिए जबकि हमें उसकी आवश्यकता हो। हर खांसी एलर्जी की वजह से भी खांसी हो सकती है और कारण से भी खांसी हो सकती है। एलर्जी इंफ्लेमेटरी फिनोमेना है, तो खांसी तो भी, जुकाम तो हुआ, वायरल इन्फेक्शन तो है, लेकिन उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही, एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया को मारती है,
वायरस को नहीं मारती है, इंफ्लेमेशन को नहीं खत्म करती है। तो हर बीमारी में, चाहे वो कोई वायरल हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कोविड में हुआ, डॉक्टर साहब ने सही कहा है कि हमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती। और एंटीबायोटिक कभी केवल वो बैक्टीरिया नहीं मारती है जो कि खराब है, बॉडी में बहुत अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी की जरूरत होती है, उन सारे बैक्टीरिया को भी किल कर देती है। अक्सर हमने देखा कि बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक लेने के बाद में बहुत लूज मोशंस हो गए, तो सॉरी, बिल्कुल, काफी कुछ ऐसा भी होता है कि उसकी वजह से हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो ओवरकिल हो जाती है, तो हमें प्रीबायोटिक या की और बाहर से अच्छे बैक्टीरिया को सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो एक पार्ट ये हो गया कि ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक प्रॉपर डोज में नहीं, प्रॉपर टाइम पे नहीं, कब करना है, कब उसको बंद करना है, एंड सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक देनी है नहीं देनी है, ये एक अलग चीज होगी। उसके बाद दूसरी चीज जो होती है हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करना। आजकल की जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसके सब कुछ रिस्पॉन्सिबल हम स्वयं हैं। पहली चीज हमारा खाना, डाइट में हमें क्या खाना है, हमें एक्सरसाइज क्या करना है, कब हमें सोना है, कितना हमें खुश रहना है, कितना हमें परेशान रहना है, कितने एंजाइटी लेवल है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम कुछ बॉडी में ट्रिगर्स नंबर्स होते हैं, अगर हम इनको एक एक नंबर को लेकर के चले तो शायद हम उसको इम्यूनिटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज ये है कि हमारी नींद एक बहुत अहम चीज होती है। हर वयस्क को 7 या 8 घंटे सोने की जरूरत है। बच्चे में इसकी मात्रा 10 घंटे या 12 घंटे होती है। जो बच्चे पैदा होते हैं, न्यूली बॉर्न होता है, उसमें 16-16 घंटे की नींद की जरूरत होती है। वयस्क को हमारे 6 से 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। और अगर नींद 1 या 2 घंटे भी कम सोते हैं तो हमारी इसका सीधा प्रभाव हमारी इम्यूनिटी या किलर सेल्स होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया को मारते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। और नींद एक साथ रात के समय होनी चाहिए, टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही बहुत जरूरी है। दूसरी चीज डाइट है। डाइट में हम लोग इन्फ्लेमेटरी डाइट होती है, एक स्वास्थ्यवर्धक डाइट होती है। इन्फ्लेमेटरी डाइट का मतलब में जो जंक फूड होते हैं, चाहे वो वेस्टर्न जंक फूड हो जैसे पिज्जा है, बर्गर है, इनको हम जानते हैं। उसके अलावा इंडियन जंक फूड भी होते हैं, समोसा है, कचौड़ी है, जलेबी है, ये सारे भी जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं। सुनने में खराब लगता है लेकिन वास्तविकता ये है कि वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। ये चीजें हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन या इम्यूनिटी प्रोवाइड ना करके बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटेड यानी सूजन पैदा करने वाले तो जमा करते हैं, उससे डिफरेंट ऑर्गन को डैमेज होता है, इंसुलिन सेक्रेट करते हैं, बॉडी की प्रोटीन को कम करते हैं, फैट डिपॉजिट करते हैं और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में चले जाते हैं। और ओबेसिटी का मुख्य कारण एक ये है। तीसरी चीज जो है वो हमारी एक्सरसाइज है। हर दिन हमें कम से कम 1 घंटे प्रॉपर एक्सरसाइज की जरूरत होती है, चाहे वो वॉक कर लें, चाहे वो योगा कर लें, चाहे तो जिम में जाके एक्सरसाइज कर लें। और ये चीज बहुत अहम है। अगर हम बॉडी को एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी के कैल्शियम को डिपॉजिट बोन हल्की हो जाती है, हमारी मसल उसमें एक्टिव नहीं होती, ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। तो बहुत सारी बीमारियों की जड़ हम केवल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी से कर सकते हैं। आजकल के मौसम में मतलब लगातार हम लोग 6-6, 8-8 घंटे लगातार टेबल में बैठे रहते हैं। हर 30 या 40 मिनट के बाद अगर थोड़ा सा हम वॉक भी कर लें तो हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। बच्चे आजकल आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते हैं खेल के लिए, वो केवल वीडियो गेम्स खेलते हैं या टीवी में रहते हैं। स्क्रीन टाइम को कम करें, सोने से पहले टीवी या मोबाइल का उपयोग ना करें। ये सारी चीजें बहुत अहम है। और तीसरी जो सबसे अहम चीज है वो आप बिल्कुल राजीव जी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये सभी को पता है, मुझे लगता है जानने के बावजूद भी ये चीज़ें सभी करते हैं। फास्ट फूड सबसे ज़्यादा खाया जाता है, सभी को पता है ये हार्मफुल है, ये अच्छा नहीं है हमारी सेहत के लिए। बावजूद इसके एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, उसके लिए लोग अवेयर भी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इतने लेजी हैं, या ये कहा जाए वो अपने आप को प्रॉपर वक्त नहीं दे पाते हैं, या बिजी शेड्यूल होने की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉपर अपने आप को वक्त नहीं दे पाते हैं। एक चीज जो और बहुत अहम है वो है आपकी एंजाइटी और हैप्पीनेस। हैप्पी रहना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने खुशी की चाबी अक्सर हम बहुत लोगों को दे देते हैं, अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड्स को, अपने घर वालों को, कि वो जब ये करेंगे या ये चीज हो जाएगी तब हम खुश रहेंगे। वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। खुशी आपके ही अंदर है, वो आपको ही डिसाइड करना होता है। ये आपको खुद हर दिन शुरुआत होनी है, पॉजिटिविटी लेकर आना है, कोई नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर नहीं रखने हैं।
नींद को डिस्टर्ब होना, आपकी एंजाइटी लेवल जब बढ़ती है तो बॉडी में वियर एंड टियर होता है, आपकी इम्यूनिटी खराब होती है। तो जरूरी है कि स्वयं अपने आप को खुश रखें, वो करें जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन होता है। लोगों से आपकी खुशी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखना चाहिए। अपना सारे बॉक्स, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, चाहे आपको वर्किंग स्टेज हो या फैमिली हो, सबके डिफरेंट बॉक्स होने चाहिए। उस बॉक्स को दूसरों में मिक्स नहीं करना चाहिए और एक बॉक्स खाली होना चाहिए जो आपका हैप्पीनेस का बॉक्स है, जो आपका अपना बॉक्स है, जो आपकी हॉबी है, आप क्या चाहते हैं वो करना चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। ये नहीं है कि एक दौड़ में भागे चले जा रहे हैं। बिल्कुल। बच्चे को कोशिश कर रहे हैं, बच्चे को प्रेशराइज करते हैं कि आपको 97, 98, 99% मार्क्स लाना है। हमें समझ में नहीं आता अगर वो 98%, 99 लाए या 87 लाए, बिल्कुल। उससे आगे के फ्यूचर में क्या फर्क पड़ता है। आप बिल्कुल। खुश रहिए, अपने आसपास प्रेशराइज जो भी है, ना वो सब होना खुश है और ना प्रेशराइज करना है, इन दोनों ही चीजों को ध्यान में रखना है। लगातार हम जनहित में बात कर रहे हैं, लगातार जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, मौसम में बदलाव, मौसम का मिजाज तो बदल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कई बीमारियां जो इंसान के लिए घातक होती जा रही हैं, कई सारी मौतों के भी मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं और क्या कुछ एहतियात बरत के अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। साथ ही अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कई बार अव्यवस्थाएं भरी तस्वीरें भी सामने आती हैं और वो भी तब जब निरीक्षण भी किया जाता है, जायजा भी लिया जाता है और पुख्ता व्यवस्थित होने का दावा किया जाता है, तब भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर समय रहते मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी और डॉक्टर अशांक एरन जी। डॉक्टर अशांक एरन जी का रुख कर लेते हैं। देखा जाए आजकल क्योंकि मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, सुबह शाम ठंडक होती है और जो बीच का मौसम होता है वो काफ़ी गर्म होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि लोगों को दिक्कतें सामने आ रही हैं। किसी को कोल्ड है, किसी को फीवर है, किसी को डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के अलावा भी जो नॉर्मल बीमारियां हैं मौसम में बदलाव होने की वजह से, इससे कैसे बचा जा सकता है और किस कंडीशन में डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है? इन बीमारियों से बचाव के लिए एक जागरूकता सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में ही नहीं, एक जनरल पब्लिक में जागरूकता जरूरी है। अगर आप देखें कि पिछले अब 10 साल होने वाले हैं कि स्वस्थ भारत जी। जो मिशन प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था, उसके तहत बहुत कुछ शुरू हुआ। कूड़े की गाड़ियां शुरू हो गई, डस्टबिन लगना शुरू हो गया, लेकिन मतलब ये कहते हुए हमें अच्छा नहीं लगता कि अभी भी जन मानस में उस चीज की फील अब तक नहीं गई। लोगों में ये चीज बिल्कुल जब तक उनके अंदर नहीं बैठी कि हम लोगों को सफाई रखनी चाहिए, तो जिस दिन ये चीज लोगों में आएगी, बहुत सारी बीमारियां तो उसी समय आदी हो जाएंगी। अब सब लोगों को पता होता है डेंगू का सीजन है, डेंगू आएगा और इस मौसम में खतरे से खाली बात नहीं है, लेकिन कोई भी इस और ध्यान नहीं देता कि घरों के आसपास पानी भर रहा है, गंदगी हो रही है, या उसको हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है। जब भी कभी देखते हैं तो हर कोई सरकार, स्वास्थ्य विभाग इन सब के ऊपर ही डालता रहता है। थोड़ा अगर लोग जागरूक और हो तो इसको बहुत अच्छा मतलब इसको एक पुश है और लोग जो हैं इन बीमारी, आप समझ लीजिए जितनी भी ये बीमारियां हैं ये आधी हो जाएगा ऐसा हो। दूसरा बिल्कुल, लेकिन अशांक एरन जी, अगर कोई योजना आई है, अगर स्वच्छ भारत योजना अभियान का जिक्र करें, तो मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट की कोई योजना है और वो उसके लिए बाकायदा एक बजट भी होता है, नगर निगम को एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो मुझे लगता है उसको अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। अगर व्यक्तिगत तौर पर हर एक व्यक्ति अपने घर और अपने घर के आसपास के एरिया को क्लीन कर सकता है, लेकिन ना तो पूरे शहर को वो क्लीन कर सकता है, ना पूरे गांव को क्लीन कर सकता है, तो एक बड़ी लापरवाही यहां पर ये भी नजर आ रही है। जी नहीं, आपकी बात सही है कि कुछ कमियां स्वास्थ्य विभाग या उस तरफ से भी रह जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग या आप कहिए कि जो आप कहिए गवर्नमेंट स्वास्थ्य, आपके मेयर या म्युनिसिपैलिटी की तरफ से, लेकिन लोगों को भी तो ये सोचना, आप जैसे कह रहे हैं कि ठीक है डेली उनका काम होता है
कूड़ा इकट्ठा करना, जहां पे डस्टबिन रखी है वहां से कूड़े को उठाना। तो कुछ कमियां इस तरह की रह जाती हैं कि जैसे सही मौसम में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ठीक से नहीं हो पाया, या जो एक जनरल जगह वहां पे पानी भरा हुआ है उसकी निकासी जो वो म्युनिसिपैलिटी या ये नहीं कर पाए। ये तो कमियां उनकी तरफ से भी रहती हैं, बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर लोग खुद भी जागरूक हो, भाई इस मौसम में क्या हमको भी तो पूरी कपड़े पहनने चाहिए, क्या हमें अपना पर्सनल प्रोटेक्शन मॉस्किटो से नहीं करना चाहिए, क्या हमें अपने घर और उसके आसपास के एरिया में अगर मॉस्किटो ब्रीड कर रहे हैं तो छोटी मोटी जो पानी का जमाव है या हमारे घर में जमाव है उसको खुद ही क्लियर नहीं करना चाहिए। कहीं पे कूड़ा इकट्ठा हो रहा है तो क्या हमें प्रयास नहीं करना चाहिए उसकी शिकायत करने का, या म्युनिसिपैलिटी से बोलने का कि आप इसको यहाँ से क्लियर करवाएं। तो कुछ हमारे अंदर भी कमियां हैं, जनमानस में भी कमी है, कुछ सिस्टम में भी कमी है। ये तो तभी पूरा हो सकता है जब दोनों एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि हर जगह पार्षद होते हैं, हर जगह लोकल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जो अगर आप देखें इंडिया का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो डेमोक्रेसी और वो इस तरह का बना हुआ है कि जो पार्षद है उसका काम नहीं चलेगा बिना जो उस एरिया के लोग हैं उनके साथ दिए। तो ये तो एक परस्पर, मतलब इसमें हम ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी के ऊपर बस रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते रहे, खुद कूड़ा फैलाते रहे। ये परस्पर जो तालमेल है शशांक कैरन जी, ये सिर्फ वोट जब चाहिए होता है तभी इन जिम्मेदारों को ये तालमेल नजर आता है और बिठाते हैं। इसके बाद ये तालमेल फिलहाल नजर नहीं आता और ना बिठाने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी का रुख कर लेते हैं। अगर देखा जाए मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए किस एज वर्ग को कितना ख्याल रखने की जरूरत है? देखिए, दो चीजें हैं, एक एज और जो बुजुर्ग हैं उनको कौन सी एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मौसम बदलाव होता है तो जिस समय होली, दिवाली, दशहरा आता है उस समय एलर्जी के पेशेंट भी काफी बढ़ जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें संवेदनशीलता बढ़ जाती है, सांस की नली में सूजन ज्यादा आ जाती है, अस्थमा का अटैक ज्यादा होता है और उस समय सांस के पेशेंट बढ़ जाते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन के ऊपर वायरल इन्फेक्शन और अस्थमा के साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है और हमें फीवर या इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो बदलते हुए मौसम में यही केवल वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बरसात के समय में लूज मोशन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और ये एलर्जी, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। जहां तक किनको ज्यादा परेशानी होती है वो बच्चे और बुजुर्ग, जिनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई है। छोटे बच्चे हैं जिसमें इम्यूनिटी डेवलप हो रही है और बुजुर्ग जिनकी इम्यूनिटी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जो उम्र का एक तकाजा है वो धीरे धीरे कम हो रही है। उसके अलावा वो लोग जो डायबिटिक है, जिनकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, जहां शक्कर होगी वहां पे इन्फेक्शन ज्यादा होता है, कीड़े ज्यादा आते हैं, चाहे वो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। उसके अलावा डायबिटीज एक अम्ब्रेला की तरह बीमारी है जिसमें बहुत सारी बीमारियां आती है। जो डायबिटिक है उसके साथ में उसको हार्ट की भी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, किडनी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आइस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डायबिटीज के से मिलती हुई बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो डायबिटीज की वजह से होते हैं। तीसरी चीज, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर है या हार्ट की परेशानी है, जिनको हार्ट से संबंधित बीमारियां हो रही है, कि वो लोग भी इम्यूनिटी की कम होती है उनके लिए। जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया है, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे किडनी के ट्रांसप्लांट हो, एक तो उनकी इम्यूनिटी कम है, बिल्कुल ट्रांसप्लांट हो चुका है। उसके अलावा उनको वो दवाइयां चलती है जो कि उसकी इम्यून सिस्टम को डिप्रेस रखती है, जिससे वो ऑर्गन उनकी बॉडी में एक्सेप्ट करा रहे, इससे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और ल्यूकेमिया वगैरह होता है जो कि सारे तरह के कैंसर होते हैं, वो भी होते हैं। उसके अलावा और भी क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं। प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी कोई इन्फेक्शन तो नहीं है लेकिन प्रेगनेंसी बॉडी का वो पार्ट है जिसमें लेडी की इम्यूनिटी कम होती है, और नहीं लेडी बल्कि जो होने वाला बच्चा है जो उसके यूट्रस में है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए उसको भी किसी भी तरह के इन्फेक्शन या किसी भी तरह की ये वेरिएशन, इवन स्ट्रेस से भी बचा के रखने की जरूरत होती है। और उसको और क्या बीमारियां हो रही है उसको टाइम से डायग्नोस करके उसको ट्रीट करने की जरूरत होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड में कुछ दवाइयां नहीं दी जा सकती हैं जो बच्चे के लिए हानिकारक है। उसके अलावा जब बच्चा पैदा हो गया हो, लैक्टेटिंग है, जब जो दूध पिला रहा है हो रही है लेडी, उस समय भी उसको काफी कुछ संभाल कर रखने की जरूरत हो रही है कि वो दवाइयां ना दें जिनका प्रभाव उसके छोटे बच्चों के ऊपर भी पड़ रहा है। तो ये बहुत सारी बीमारियां, कोमॉर्बिड कंडीशंस है जिसमें लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, प्री एग्जिस्टिंग
चीज है जिसमें एस्मा सीओपीडी भी आता है, उसको ट्यूबरकुलोसिस हो रही है वो भी आता है। तो ये बीमारियां जिसमें होने के चांसेस होते हैं, इसमें और बीमारियां वो कवर कर सकता है, इसलिए इन लोगों को विशेष बिल्कुल ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी, राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। हमारा ये अनुभव हुआ है कि अगर रात में एसी और पंखा चला के आप सो जाएं, कूलर चला के बिना कपड़े के ओढ़े वगैरह, तो रात को 2:30 बजे कल मेरा गला जो है पकड़ने लगा था। मैं निकल के बिना पंखे की जगह आधा घंटा लेटा रहा। इसके बाद मेरा सब ठीक हो गया। फिर मैंने पंखा चलाया, मैं बिना पंखे में सोया, सब बंद कर दिया। मेरा ये है कि जो हीट बाहर हो रही है धूप में, बहुत तेज धूप में, सरकार को चाहिए कि 1 हफ्ते के लिए स्कूल कॉलेज सब बंद कर दे बच्चों के। लोगों को दोपहर में 12-12 बजे छुट्टी करते हैं, धूप से बचाएं लोगों को। चलिए इसका सॉल्यूशन पूछ लेते हैं कि इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, आप इस बात का जवाब दे दीजिए। ये दर्शक हैं जो जुड़े हुए थे, इन्होंने कहा कि अगर आप एसी और पंखा में रहते हैं तो गले में पेन और गले में कोल्ड की शिकायत हो जाती है। देखिए बिल्कुल बात ठीक है। जब भी मौसम बदलता है, चाहे वो बहुत ज्यादा गर्मी का तापमान हो 42 और 47 डिग्री, या गिरा हुआ तापमान हो 0 डिग्री या 1 या 2 डिग्री, लेकिन उसकी वजह से हम अपना काम बंद नहीं कर सकते हैं। हम उसको केवल थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लें। टेम्परेचर वेरिएशन अगर हो रहा है, मालूम है कि रात को जाकर के टेम्परेचर फॉल करता है, तो हम कोशिश करें कि एसी ना चलाएं, उपयोग ना करें, ओढ़ करके सोए, डायरेक्ट फैन के नीचे ना सोए। अगर जरूरत नहीं है तो फैन को भी बंद कर देगा। टेम्परेचर बिल्कुल टेम्परेचर वेरिएशन है, डे और नाइट टेम्परेचर वेरिएशन है, उस परिस्थिति में कोशिश ये करें कि बच्चों को उसमें बचा के तो रखा है, लेकिन इसका कोई ये समाधान नहीं कि हम उस परिस्थिति से भागे, हम स्कूल बंद कर दें। अगर कोई बहुत बड़ी महामारी है, कोई ऐसी चीज है जबकि बच्चों को बचा के रखने की जरूरत है, नहीं तो हम कितने उनको स्कूल की छुट्टी करेंगे, ऑफिस बंद कर देंगे, सड़क में निकलना बंद कर देंगे, तो हम अपना काम तो नहीं बंद कर सकते। फिर स्कूली बच्चों के ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने लग जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर अशांक एरन जी भी जुड़े हुए हैं। फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं। सजग रहने के लिहाज से क्या कुछ सतर्कता बरतने की जरूरत है? जी मैम, सतर्कता बरतने के लिए वही बात है जो पहले हमारी अब तक बातें हुई हैं, डॉक्टर साहब ने उसको बहुत अच्छी तरह बताया है जी। अपने आप को हमें स्ट्रांग बनाना है, अपनी नींद को पूरी करके, पौष्टिक आहार लेके, अपने लाइफस्टाइल से स्ट्रेस को दूर भगा के और खुश रह के, फिर हमें एक डेली एक्सरसाइज का कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में रोल है, 1 या 2 घंटे की रेगुलर एक्सरसाइज। उसके बाद हमें अपने आसपास सफाई रखना और पर्सनल प्रोटेक्शन लेना, खासकर जैसे मच्छरों से प्रोटेक्शन के लिए क्या है सबको पता है। ये चीजों के अलावा अगर हम बीमार पड़ते हैं इस मौसम में, तो उस बीमारी को समझना, अर्ली स्टेज पे उस चीज को डॉक्टर के पास दिखाना और डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलना, यही इन सब बीमारियों का प्रोटेक्शन और इलाज है। सब कुछ होने के बावजूद भी कभी कभी बिगाड़ आ जाता है, लेकिन कम से कम जो हमारे हाथ में अगर हम वो करके चले तो 99% कुछ प्रॉब्लम होने खुद से एहतियात बरतने की जरूरत है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर देखा जाए, शासन और प्रशासन अगर सतर्क नहीं है, सजग नहीं है, तो आप सजग हो जाइए, क्योंकि अपने आप को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो अच्छा खान पान और एक्सरसाइज के जरिए आप अपने आप को बेहतर, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।